नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इकोनमी वर्ल्ड एंड इंडिया एंड वर्ल्ड इसमें शामिल है, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यह है। और 2025 अपडेटेड इकोनमी जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड कवर किया गया है। तो ये सारी जानकारी इसमें निहित है। इसमें देख सकते हैं इसके इंस्ट्रक्शन में ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट स्कीम यानी सारी चीज़ें इसमें, जिसमें बजट, यूनियन बजट और उत्तर प्रदेश के बजट भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का पूरा अवलोकन कर लें। इसमें ये सारी चीज़ें इसमें कवरेज की गई हैं। और ये ध्यान दें कि इंग्लिश है, इसका हम हिंदी में जो इसको ट्रांसलेट करके बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसका जो है एडिशन अभी तक प्राप्त है। तो इसको मेन पार्ट को लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो है यूनियन बजट 2025-26 को भी दिखेंगे। इसके साथ ही यूपी स्पेशल के जो यूपी बजट है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश बजट देखें, यहाँ पर बिहार का बजट भी है, बीपीएससी खतरे में बीपीएससी के लिए है, तो ये भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। इससे पहले देखें तो जीएस वर्ल्ड का जो एक महत्वपूर्ण नोट्स है यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर, उसमें इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उस नोट्स को संक्षेप में पूर्वावलोकन दृष्टिकोण से उसको देख लेते हैं। और ये हिंदी वर्जन है। इसमें जो है अर्थशास्त्र एक परिचय एंड इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इसके जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि जीएस वर्ड के एक नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप आधारित है। और आप ये ध्यान दें कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर के रूप में देखें तो वो इतिहास, जिसके अंतर्गत इतिहास के तीनों पार्ट यानी भारतीय इतिहास, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बना चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी के भी दोनों पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण लेक्चर चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर ही आधारित है। तीसरा भाग इसमें जो हमने देखा था वह भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सारी जो गतिविधियाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है यूपीपीएससी के जो सिलेबस है और राज्य लोक सेवा आयोग का सिलेबस है और संघ लोक सेवा आयोग के जो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो भी बनाया गया था, सारे लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र एक परिचय पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया गया है। इसके 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इसको एक बार इस नोट्स को गहन दृष्टि के रूप में देख लें। इसके बाद करंट अफेयर्स का जो एक्टिविटी है, जिसमें हम आम बजट, उत्तर प्रदेश बजट, बिहार बजट और जो महत्वपूर्ण घटना है उसको देखेंगे। तो आप इसको एक नज़र, इसको गहन दृष्टि के रूप में देख लें इस नोट्स को, क्योंकि इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आप इसको केवल एक गहन दृष्टि के रूप में इसको एक बार देख लें, सर्च निगाह के रूप में। ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, यानी ये जो है पहले से ही लेक्चर के रूप में बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी चर्चा इसके बारे में नहीं करने जा रहे हैं। जो भी चर्चा करेंगे वो करेंट अफेयर्स के रूप में, जो ईयरली पार्ट के रूप में उपलब्ध है समसामयिक घटना चक्र का, और मंथली जो है या अन्य सोर्स के माध्यम से जो भी करंट अफेयर्स जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उस पर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो हमने देखा था पूर्व के लेक्चर में, यहाँ पर जो बजट 2023-24 का इसमें दिया गया है, जो पुराना है, वर्तमान में इसको हम अपडेट करते हुए 2025-26 के बजट से इसके तुलनात्मक और सारे इंडेक्स को बना के चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और ये इसकी शुरुआत समसामयिक घटना चक्र 2025 जो अपडेटेड पार्ट है इकोनॉमी, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के जो डाटा दिए गए हैं, इसको इस लेक्चर में शुरू करते हैं, जो कि इंग्लिश वर्जन, इसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी जो कृषि उत्पादन है भारत और विश्व के संदर्भ में, उसको देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे, यानी राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम के रूप में इसमें देख लें भारत के बारे में। इसके बाद वर्ल्ड के रूप में देखेंगे, फिर इसके बाद दोनों की तुलना साथ में कंपैरिजन के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप ड्यूरिंग 2023-2024। इसमें डाटा जो 2023-24 का दिया गया और यही करेंट डाटा भी, अपडेटेड डाटा भी है। इसमें देख सकते हैं क्रॉप के रूप में देखें तो यहाँ पर पहले पार्ट के रूप में यहाँ क्रॉप्स, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स दिया गया, स्टेट दिया गया, प्रोडक्शन मिलियन टन में है, ऑल इंडिया शेयर इन परसेंटेज में है। यहाँ पर क्रॉप यानी वही पार्ट पुनः आ जाएगा, यानी यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 रूपों में, यहीं पर 1 2 3 4 रूप में यहाँ पर है। तो पहले हम राइस को देखते हैं, यानी फूड ग्रेन्स, यानी जो अन्न वाले अनाज हैं, यानी फूड ग्रेन्स, अन्न वाले अनाज यानी खाने वाले जो अनाज है, पहले उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले राइस, यानी भारत में सबसे ज़्यादा राइस का जो प्रोडक्शन यानी स्टेट में देखें तो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन करता है स्टेट में वह, क्योंकि लार्जेस्ट 3 प्रोडक्शन स्टेट को हम देख रहे हैं। तो पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है।
ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले ये जो है वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर था। राइस के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल था, अब तेलंगाना हो चुका है। इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं मिलियन टन में 16.87 मिलियन टन हो चुका है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 15.99 मिलियन टन है और वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान पर आ चुका है 15.69 टन जो वेस्ट बंगाल में। ओवरऑल इंडिया में देखें तो 130.8 मिलियन टन जो प्रोडक्शन होता है राइस का वो अपने देश भारत में होता है। ऑल इंडिया शेयर इन परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंटेज तेलंगाना करता है, 12.24% तेलंगाना का योगदान है, 11.60 का योगदान उत्तर प्रदेश का है और वेस्ट बंगाल के 11.38% का योगदान है उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत में राइस के प्रोडक्शन में सर्वाधिक जो है प्रोडक्शन परसेंटेज के रूप में देखें तो पूछ सकता है कि चावल के प्रोडक्शन में तेलंगाना या सबसे ज़्यादा तेलंगाना करता हो तो कितना प्रतिशत पूरे भारत के राइस प्रोडक्शन करता है, तो 12.24% का योगदान तेलंगाना करता है। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के लिए पूछ सकता है तो कितना उत्तर प्रदेश योगदान करता है पूरे भारत के राइस प्रोडक्शन में, तो 11.60 का योगदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपडेटेड रूप में देख लें क्योंकि पहले वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर था। वीट देखें यानी गेहूं के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से यूपी स्पेशल के अंतर्गत। यानी देखें कितना प्रोडक्शन वीट का होता है उत्तर प्रदेश में, तो 35.34 मिलियन टन उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश जो होता है पूरे भारत के वीट प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज शेयर करता है, तो 31.19% करता है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, ये 22.58 मिलियन टन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है और इसका शेयर जो है पूरे भारत में 19.93% का। तीसरे स्थान पंजाब है, इसका देख सकते हैं प्रोडक्शन मिलियन टन में है और इतना परसेंटेज शेयर करता है पूरे भारत में। ऑल इंडिया में वीट का प्रोडक्शन 113.3 मिलियन टन होता है। यानी देखें तो इसमें राइस प्रोडक्शन जो है सर्वाधिक है अपेक्षा वीट प्रोडक्शन के पूरे भारत में। इसके बाद मेज देखते हैं। मेज मतलब यहाँ मक्का देखें तो मक्का सर्वाधिक जो होता है भारत में प्रोडक्शन वो कर्नाटका में होता है, दूसरे स्थान पर बिहार है। ये बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि बिहार जो है वो मक्का के प्रोडक्शन में देखें तो दूसरे स्थान पर है और इसका परसेंटेज जो शेयर है 14.95% है। पहले स्थान कर्नाटका, इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद बिहार है और एमपीएससी के लिए भी याद रख सकते हैं कि तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश टॉप 3 में नहीं, ऑल इंडिया में देखें 37.7 मिलियन टन प्रोडक्शन मेज का होता है भारत में। इसके बाद टोटल न्यूट्री कॉप्स सीरियल्स देखें, टोटल न्यूट्रिशन जो यानी जो पौष्टिक अनाज है या कोर्स सीरियल्स अनाज हैं उसमें पहले स्थान पौष्टिक अनाज में देखें तो पहले स्थान प्रोडक्शन में क्या है राजस्थान, दूसरे स्थान कर्नाटक, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया प्रोडक्शन ये देख सकते हैं ये मिलियन टन है और ये परसेंटेज है ऑल इंडिया में। इसके बाद तूर अरहर जो दाल है यानी इसको तूर कहते हैं, अरहर के दाल के प्रोडक्शन में पहले स्थान देखें तो ये कर्नाटका पहले स्थान पर है, 1.02 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है और इसका परसेंटेज देखें तो 29.87% पूरे भारत में कर्नाटका प्रोडक्शन। दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, यानी तूर अरहर के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए और एमपीपीएससी के लिए ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अरहर या तूर दाल के प्रोडक्शन में। ग्राम के प्रोडक्शन देखें ना, चना के प्रोडक्शन देखें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, कई सालों से बना हुआ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। इसका देख सकते हैं 2.91 मिलियन टन प्रोडक्शन करता और पूरे भारत का इसका देखें तो 26 यहाँ पॉइंट रहना चाहिए 26.40 जो है % जो है पूरे भारत का शेयर करता है ये मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर राजस्थान और ऑल इंडिया प्रोडक्शन ये देख सकते हैं। टोटल पल्स के प्रोडक्शन में देखें तो कुल दाल के प्रोडक्शन में देखें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है और इसमें इतना मिलियन टन है और उसका शेयर जो है परसेंटेज में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ये एमपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल पल्स प्रोडक्शन में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। टोटल फूड ग्रेन्स यानी टोटल जो अनाज वाली फसलें उसमें देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पंजाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल फूड ग्रेन में जो है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, यानी इसमें कितना टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में 60.29 मिलियन टन होता है और पूरे भारत के फूड ग्रेन का 18.14% जो होता है वो उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन करता है। दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, ये भी एमपीपीएस के लिए महत्वपूर्ण। तीसरे स्थान पंजाब है और ऑल इंडिया प्रोडक्शन देखें टोटल फूड ग्रेन में तो 332.3 मिलियन टन का प्रोडक्शन जो होता है फूड ग्रेन का पूरे भारत में होता है। इसके बाद ऑयल सीड देख सकते हैं, तेल वाली फसलों में
ग्राउंड नट देखें तो गुजरात पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान मध्य प्रदेश, एमपीसी की महत्वपूर्ण ऑल इंडिया प्रोडक्शन यहाँ देखा जा सकता है। इसके बाद प्रोडक्शन में देख सकते हैं रेपसीड या मस्टर्ड यानी सरसों के प्रोडक्शन को देखें तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है सरसों के प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है, इसका देख सकते हैं इतना मिलियन टन और परसेंटेज शेयर इतना है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान, तीसरे स्थान मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान आरपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों के देखें तो प्रोडक्शन में मस्टर्ड में पहले स्थान ऑल इंडिया या प्रोडक्ट। सोयाबीन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश लगातार कई सालों से पहले स्थान पर है और सदैव बना भी रह सकता है फ्यूचर में भी क्योंकि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का ही प्रोडक्शन होता है। दूसरे स्थान महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। सनफ्लावर सूरजमुखी प्रोडक्शन में देखिए पहले स्थान कर्नाटका, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा है। टोटल ऑयल सीड में देखें पहले स्थान पर राजस्थान है। टोटल ऑयल सीड में पहले स्थान पर दूसरा मध्य प्रदेश, एमपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे स्थान गुजरात, ऑल इंडिया प्रोडक्शन यहाँ पर यह है। अदर कैश क्रॉप यानी अन्य नकदी फसलों में देखें तो शुगर केन है, शुगर नहीं, शुगर केन है, मतलब ईख के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नोटेड पॉइंट है कि ईख का प्रोडक्शन जो होता है सर्वाधिक जो होता है उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्रफल में होता है, इसका 215.81 मिलियन हेक्टेयर में, और इसका जो शेयर है देखिए 50% से कुछ कम जो उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान महाराष्ट्र, तीसरे स्थान कर्नाटका है। और इसमें नोटेड पॉइंट है कि यदि शुगर पूछेगा तो शुगर में डाटा बदल जाएगा। शुगर में पहले स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। शुगर मतलब चीनी के प्रोडक्शन में। इसके बाद कॉटन देखें, कपास का प्रोडक्शन है, यहाँ काली मिट्टियाँ ज़्यादा पाई जाती है तो इसलिए, और यहीं पर कॉटन की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी। तो पहले स्थान गुजरात, दूसरे स्थान महाराष्ट्र, तीसरे स्थान तेलंगाना है। तेलंगाना हमने देखा कि चावल प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आ चुका है। इसके बाद जूट एंड मेस्टा देखें तो पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम है। ये पूर्वी भारत के जो राज्य हैं। इसके बाद ज्वार में देखें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। बाजरा में देख सकते हैं ये आपके हैं। इसके बाद देखें पोटैटो प्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटैटो प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सदैव जो अभी भी पहले स्थान बना हुआ, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। इसका देखें तो 13,000 मिलियन टन है और इसका पूरे भारत में शेयर ये है 1000 टन में यहाँ दिया गया है, यानी 13,000 टन। वेस्ट बंगाल में देखें तो इतना 1000 टन। बिहार में, बिहार तीसरे स्थान पर है पोटैटो में, उत्तर प्रदेश पहले स्थान बना हुआ, इसका परसेंटेज देख सकते हैं। ओनियन 1000 टन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान गुजरात है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, नोटेड पॉइंट होगा ओनियन प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश टॉप 10 में नहीं है। कोकोनट प्रोडक्शन अक्सर पूछता है, कोकोनट प्रोडक्शन देखें मिलियन टन नट में, मिलियन नट में पूछता है, पहले स्थान कर्नाटका, दूसरे तमिलनाडु, फिर केरला है। ऑल इंडिया प्रोडक्शन ये है। कैश नट में देखें 1000 मेट्रिक टन में पहले महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा है। इसके बाद यहाँ देखें टोटल फ्रूट 1000 टन, यानी टोटल फल के उत्पादन पहले स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, यानी फल के उत्पादन, कुल फल के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट है ये। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश तीसरा पर, एमपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। स्पाइसेस 1000 यानी मसालों के रूप में देखें तो मसाले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्थान गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश से। टोटल इंडिया के देख सकते हैं। इसमें देखें अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया फाइनल एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट 2023-24 फ्रॉम कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर जो स्टार बनाया है उसके बारे में कह रहा है कि स्टार बनाकर कहाँ पर क्या बताया, तो उसको हमने वहीं पर समझ लिया था, यहाँ से अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एरिया प्रोडक्शन एंड इल्ड ऑफ मेजर क्रॉप 2023-2024 को देख सकते हैं, यानी इसमें क्या एरिया प्रोडक्शन ऑफ इल्ड ऑफ मेजर क्रॉप वाइज यहाँ देगा। जैसे देखें यहाँ क्रॉप ग्रुप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिलियन टन में, एरिया मिलियन हेक्टेयर में, और इल्ड प्रोडक्शन यानी फूड ग्रेन में खरीफ रबी के रूप में बांटकर चल रहा है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल इत्यादि के रूप में बांटकर इसको देखा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। देखें जो रबी की फसल है, रबी की फसल इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, यानी रबी की फसल इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत जो फसलें होती हैं उसको कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, राई मतलब सरसों, राई और सरसों जो है यह रबी की फसलें। इस शीत ऋतु की फसलें जो होती है रबी की फसलें कहलाती हैं। इसमें यह दिया गया है। खरीफ की फसलों को भी यहाँ देख लें तो यह जून जुलाई यानी जो वर्तमान समय चल रहा है, जून जुलाई का, जून तो बीत चुका है, जुलाई चल रहा है, आज देखें तो 16 जुलाई है, तो इसमें खरीफ फसलें जो लगाई जा रही हैं और यह यानी जून जुलाई में इसकी जो है वो लगाई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत खरीफ की फसल के अंतर्गत देखें तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, सन, तंबाकू, खीरा, ककड़ी
इसके बाद केला, उड़द, लोबिया इत्यादि जो होते हैं खरीफ की फसल आते हैं, तो खरीफ की फसल यहाँ फूड ग्रेन में शामिल है और इसको वर्षा ऋतु की फसल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जायद की फसलें भी होती हैं। जायद की फसलों में रबी और खरीफ के बीच की फसल मार्च में बोकर जून में काटी जाती है और इन जायद की फसलों में देखें तो सब्जियां होती हैं, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला इत्यादि होते हैं। ग्रीष्मकाल की फसलें कहते हैं, जो कि अभी देखें लेटेस्ट में बीत चुका है ये जायद की फसलों का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले रबी यानी फूड ग्रेन की फसल में रबी यानी फूड ग्रेन में टोटल फूड ग्रेन में देखें तो इसका प्रोडक्शन मिलियन टन में क्या है 332.3 मिलियन टन है और हेक्टेयर में 132 मिलियन हेक्टेयर है और इसका प्रोडक्शन देखें किलोग्राम पर हेक्टेयर में कितना है 2515 किलोग्राम पर हेक्टेयर में इसका प्रोडक्शन हुआ है। खरीफ की फसल देख सकते हैं, खरीफ का मतलब संपूर्ण खरीफ की फसलें इसमें शामिल है। इसका प्रोडक्शन ये हुआ और हेक्टेयर में ये प्रोडक्शन हुआ और एक हेक्टेयर में यानी 1 हेक्टेयर में कितना किलोग्राम प्रोडक्शन हुआ इसको देख सकते हैं। रबी की फसल को देख सकते हैं, यहाँ है। इसके बाद सीरियल्स इंक्लूडिंग राइस एंड वीट यानी इसमें चावल और गेहूं शामिल। सीरियल्स का मतलब जो मतलब ये सीरियल्स वाले पदार्थ हैं, इसका प्रोडक्शन ये देख सकते हैं। खरीफ में देख सकते हैं खरीफ और रबी का प्रोडक्शन है। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स कोर्स सीरियल्स खरीफ रबी पल्सेज राइस यानी इसका प्रोडक्शन, वहाँ तो हम स्टेट वाइज देख रहे थे, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वैसे रबी तूर, ग्राम, ऑयल सीड्स, खरीफ रबी ग्राउंड नोट इत्यादि कैसे का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन, यहाँ पर सारे प्रोडक्शन को बारी बारी से दिया गया है टोटल ऑल इंडिया का। इसके बाद इसमें देखें एरिया अंडर इरिगेशन बाय क्रॉप्स, तो इसमें इरिगेशन यानी सिंचाई के जो क्षेत्रफल हैं वह फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया। कितने क्षेत्रफल जो है तो इसमें राइस का देखें लेटेस्ट डाटा जो है देखें तो 2020-21 का ये दिया गया और 21-22 के डाटा के हिसाब से राइस का जो है इतना क्षेत्रफल जो है वो सिंचित है। ज्वार के लिए यह है, बाजरा के लिए यह है, मिर्च के लिए यह है और वीट के लिए यह है और यहाँ पर सारे टोटल भी देख सकते हैं। पल्स के लिए आपका यह है, अरहर की आवश्यकता नहीं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है इकोनॉमी इंडिया एंड वर्ल्ड 2025 के हिसाब से एरिया अंडर इरिगेशन बाय क्रॉप्स को इसमें दिखाया गया है। चलिए अब इसमें दूसरा सेक्टर एनर्जी सेक्टर को भी जोड़ लेते हैं। अभी हमने जो देखा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का प्रयास किया, अब एनर्जी सेक्टर को भी इसमें जोड़ लेते हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एनर्जी वाले पार्ट में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड राइजिंग विथ रैपिड पेस, यानी भारत के डेवलपमेंट और विकास में जो है ये एनर्जी सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और रैपिड रेस मतलब काफ़ी तेज़ी से दौड़ में लगा हुआ है। As on 30 April 2025, the total installed capacity of India at 472 gigawatt, of which total fossil fuel constituted 50.81% hydro, 10.14% nuclear, 1.86% and renewable energy including hydro account to 47.33%। कहने का ऐसा हुआ कि 30 अप्रैल 2025 तक देखें तो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ एनर्जी जो है जितना है यानी भारत के पास जो है वो कितना है 472 गीगावाट की जो एनर्जी है। इसमें से देखें टोटल फॉसिल फ्यूल कंस्टिट्यूट जो है टोटल जो है जो आपका फॉसिल फ्यूल से यानी जो आपका फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला या पेट्रोलियम इत्यादि है उसका परसेंटेज देखें तो 50.81% है। यानी भारत में कितना जो बिजली टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है भारत में 30 अप्रैल 2025 तक देखें तो 472 गीगावाट की भारत में बिजली का प्रोडक्शन, जिसमें से देखें 50.81% तो फॉसिल फ्यूल का है यानी फॉसिल फ्यूल का। इसमें इसके बाद हाइड्रो का देखें तो 10.14% है। न्यूक्लियर का देखें ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर का देखें 1.86% न्यूक्लियर का है और रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रो अकाउंट यानी जो नवीनीकरण ऊर्जा जिसमें हाइड्रो को भी शामिल कर लें तो यह 47.33% जो है वह नवीनीकरण ऊर्जा का है, इसमें योगदान है 472 गीगावाट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं इस डाटा को देखने के बाद यानी ये जो डाटा अभी दिया गया इस डाटा को देखने के बाद यहाँ देखें यानी इसके बाद इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी एंड थर्ड ग्लोबली एंड इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट यानी जो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है एशिया ऑफ द न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी में और पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। एशिया में कौन सा दूसरे स्थान पर सेकेंड लार्जेस्ट है, पूरे भारत में तीसरे स्थान पर किस में
सोलर पीवी कैपेसिटी में, न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी में। इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द नेशन इकोनॉमी बाय लेस दैन 45% बाय एंड ऑफ डिकेड्स, यानी सारी जानकारी इसमें दिया गया। इसमें नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को देख सकते हैं। द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम विच कंप्राइज द फॉलोइंग सब स्कीम वाज लॉन्चेज आज नवंबर 2, 2022, यानी इसमें सब जानकारी बैकग्राउंड के रूप में दी गई। इसमें मेन जो पार्ट है उसको हम समझ लेते हैं। यानी इसमें देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA वाज ओपन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ नवंबर 15, 2026, यानी पेरिस समझौते के बाद यह 15 नवंबर 2016 को अस्तित्व में आया था। एट द 22nd कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस यानी COP22 टू UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के आधार पर आया था। UNFCCC एट मराकश इन मोरक्को। आज द मई 2025 यानी मई 2025 में नंबर ऑफ सिग्नेचरी कंट्री इन ISA 18 इंपॉर्टेंट है कि मई 2025 तक देखें तो इस पर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पर जो हस्ताक्षर वाले देश हैं इसमें 18 हैं। द नंबर ऑफ कंट्री हु आर मेंबर ऑफ द ISA फ्रेमवर्क में 106 इंपॉर्टेंट है। ये 106 वाला अक्सर पूछता है। ऐसे फ्रेमवर्क में कितने देश शामिल? 106 हैं। With the amendment of its framework agreement in 2020, all member states of UN are now eligible to join the ISA। यानी जो इसमें 2020 का एग्रीमेंट आया था इस पर, इसमें संशोधन किया गया कि इसमें UN के जितने भी मेंबर सारे एलिजिबल हैं ISA में पार्टिसिपेट। UN में कितने मेंबर हैं? 193 प्रेजेंट में। टोटल देश विश्व में कितने? 110 से ज़्यादा हैं। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2015 ahead of the COP21 in Paris. Its headquarter in India। इंडिया कहाँ है? हरियाणा में, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। India became the first country to ratify the framework agreement of International Solar Alliance 28 December 2026। The foundation stone of International Solar Alliance यानी ISA headquarter was laid on 25 January 2026 in Gurugram, Haryana, and the interim secretary of ISA was also inaugurated this same day। इसके बाद विंड पावर, इस सोलर पर हमने समझा। इसके बाद विंड पावर में देखें तो इंडिया इज द विंड एनर्जी सेक्टर इज लेड बाय इंडिजिनियस विंड पावर इंडस्ट्री एंड हैज शोन कंसिस्टेंट प्रोग्राम। द एक्सप्लेनेशन ऑफ विंड इंडस्ट्री हैज रिजल्टेड स्ट्रांग इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ अबाउट 10,000 मेगावाट पर यूनियन पर एनुअल, यानी प्रत्येक वर्ष जो देखें तो इसमें 10,000 मेगावाट जो इसका प्रोडक्शन है। द कंट्री करेंटली हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट, इंपॉर्टेंट है, द कंट्री करेंटली हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, यानी पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है चौथे स्थान पर है। विथ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50.04 गीगावाट एज द 10 अप्रैल 2024, यानी 10 अप्रैल 2024 तक देखें तो भारत में जो है विंड पावर से जो प्रोडक्शन है 50.04 गीगावाट का है भारत में। लेटेस्ट यानी भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है पवन ऊर्जा के प्रोडक्शन में। इसके बाद चलिए देखते हैं पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया को यहाँ समझ सकते हैं। यानी यहाँ देखें तो विंड इज एन intermittent and site specific resource of energy and therefore an extensive wind resource assessment, ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दी गवर्नमेंट थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी यानी NIWE, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, गवर्नमेंट का यह है। हैज़ इंस्टॉल्ड ओवर 800 विंड मॉनिटरिंग स्टेशन ऑल ओवर कंट्री, यानी 800 जो है वो विंड मॉनिटरिंग स्टेशन है पूरे भारत में। एंड इशूड विंड पोटेंशियल मैप, यह आपका दिया गया है, इससे ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर आना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग विंड एनर्जी, यानी विंड एनर्जी को शामिल किया गया है। इसमें देखें तो क्या है, इसमें इंक्लूडिंग परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट से, ऑटोमेटिक रूट से यानी स्वतः रूट से कोई 100% जो है विंड एनर्जी में निवेश कर सकता है FDI के रूप में। वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS चार्ज फॉर इंटर स्टेट सेल ऑफ सोलर एंड विंड पावर ऑफ प्रोजेक्ट्स कमीशन्ड बाई 30 जून 2025, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर जनरल परचेज ऑब्लिगेशन, ये सारी जानकारी स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं।
सुमित्रा स्कीम was aimed to creating 50,000 trained solar photovoltaic technique by March 2020। सुमित्रा ने सूर्य मित्रा स्कीम है यानी इस सोलर एनर्जी सूर्य मित्रा स्कीम वाज एम्ड एट क्रिएटिंग 50,000 ट्रेंड सोलर फोटोवोल्टिक स्कीम कहाँ तक मार्च 2020 तक ए नेटवर्क ऑफ ओवर 200 इंस्टीट्यूट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में यह सूर्य मित्र स्कीम के अंतर्गत नेशनल सोलर मिशन को इसमें समझ लेते हैं। इंडिया इज इंडोवर with the vast solar energy potential, most part of the country receives sunshine about 300 days। यानी भारत में देखें पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं, समान दिनों में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उसमें से 300 दिन जो होता है भारत जो है वह सनशाइन यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है भारत। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज लैंड एरिया रिसीव, यानी भारत का जो देखें तो ज़्यादा भाग क्या और लैंड एरिया, जिसमें से 4 से 7 किलो वाट पर स्क्वायर सोलर एनर्जी पर डे प्राप्त होती है भारत को। द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन आल्सो नोन एज नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च 11 जनवरी 2010। द मिशन टारगेट आर डेवलपमेंट ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर 2022 ए बी चुका अचीव 20 मिलियन स्क्वायर मीटर सोलर थर्मल कलेक्शन एरिया 2022 ये भी बीत चुका है जो कि टारगेट था। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारी है। इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी फ्यूल वाइज 30 अप्रैल 2025 तक के डाटा इसमें दिया गया है, तो इसको देख लें। इसमें कैटेगरी दिया गया है इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी गीगावाट में, परसेंटेज ऑफ शेयर इन टोटल। इसमें देखें तो फॉसिल फ्यूल को पहले यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कोयला को देखें तो कोयला जो सर्वाधिक जो आपका है 219.34 गीगावाट है और देखें तो लगभग यह 46.42% जो है ये परसेंटेज शेयर करता है टोटल का, लगभग 50% से कुछ कम है। तो इसके बाद देखें गैस एंड ऑयल जो है 20.72% और इसका यानी इतना गीगावाट 20.72 गीगावाट का कैपेसिटी है किसका, गैस और ऑयल का, और इसका परसेंटेज है। हाइड्रो देखें तो इस सर्वाधिक जो है यानी यहाँ देख सकते हैं यानी इससे ज़्यादा है, गैस ऑयल से ज़्यादा सर्वाधिक तो नहीं कर सकते लेकिन इससे ज़्यादा 47.93%, इसका शेयर भी ज़्यादा है 10.14% हाइड्रो का हुआ। इसके बाद विंड देखें तो 51.06 गीगावाट है यानी हाइड्रो से ज़्यादा, इसका शेयर भी इससे ज़्यादा है। सोलर का देखें तो इन दोनों से ज़्यादा बल्कि इन तीनों से देखें ज़्यादा, केवल कोल से कम है सोलर का 107.95 गीगावाट है उसका शेयर यहाँ है। बायोमास पावर का 11.59 इसका शेयर है। स्मॉल हाइड्रो पावर एंड अदर्स का यह देख सकते हैं। न्यूक्लियर देखें इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर इसका पूछ देता है परसेंटेज के रूप में, तो न्यूक्लियर का 8.78 गीगावाट न्यूक्लियर से प्रोडक्शन होता है और इसका शेयर जो है टोटल 1.82% है। नियर अबाउट इसको 2% के रूप में भी कभी कभार पूछ देता है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन और अजीवाश्म ईंधन देखें तो 472 गीगावाट भारत की कैपेसिटी है और ये 100% इसका शेयर है। सोर्स इसका नीति आयोग के थ्रू इसका दिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं टॉप 3 स्टेट विद कोल इलेक्ट्रिसिटी यानी कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाने हैं भारत के 3 राज्य देखें कौन से। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए। और इसकी क्षमता कितना है तो देख सकते हैं यह कितना है आपका 28,035 मेगावाट है। इसके बाद दूसरे स्थान छत्तीसगढ़ है, इसका देखें तो 22,493 मेगावाट है। इसके बाद तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, इसका 23,316 मेगावाट है यानी थोड़ा सा ही कम है क्योंकि छत्तीसगढ़ का 23,493 23,316 मेगावाट है। इसके बाद टॉप 3 स्टेट विथ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी यानी नवीनीकरण ऊर्जा में देखें भारत के 3 जो टॉप के राज्य हैं। पहले स्थान पर जो राजस्थान है, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान तमिलनाडु है नवीकरण ऊर्जा में। और टॉप 3 स्टेट विथ लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में देखें तो पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर जो कर्नाटक है। इसमें कुछ जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं यानी इसमें कुछ जानकारी जोड़ें तो देखें जो 9 मई 2024 यानी साल भर पूर्व घटना को इसमें ऐड करते हैं जो कि अपडेटेड है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने जापान को पछाड़ा था यानी भारत जो उस दौरान यानी 9 मई 2024 से पूर्व भारत जो है 4थे स्थान पर था, लेकिन 9 मई 2024 के बाद भारत तीसरे स्थान पर आ गया।
और जापान जो चौथे स्थान पर आ गया। इसका कहने का आशय हुआ कि इसके समरी के रूप में देखें तो टोटल सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर जापान है। और भारत में देखें जो सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्यों में सर्वाधिक होता है, भारत में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में, यानी सौर ऊर्जा उत्पादन पहले स्थान पर कौन है भारत के राज्यों में, तो राजस्थान है। यानी राजस्थान देखें तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र राजस्थान है। तो राजस्थान इस सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर विश्व में देखें सौर ऊर्जा उत्पादन जो चाइना है, दूसरे स्थान पर यूएसए यानी अमेरिका, तीसरे स्थान पर भारत आ चुका है सौर ऊर्जा, चौथे स्थान पर जापान है। और इसमें कुछ जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करें तो और हमने देखा था कि जो विंड प्रोडक्शन में भारत किस स्थान पर, चौथे स्थान पर, विंड प्रोडक्शन को हमने देख लिया था। यानी विंड पावर को देखें तो यहाँ पर यह है विंड पावर में जो इंडिया है वह फोर्थ है, यानी जो यहाँ पर कंट्री करेंटली हैज़ द फोर्थ हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन दी वर्ल्ड है, चौथे स्थान पर है। और सोलर एनर्जी में क्या है, तीसरे स्थान पर, उसको हमने समझ लिया। और उसके बाद यहीं पर ऐड कर लें तो नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है, यानी नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा में भी चौथे स्थान पर है और सौर प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है। राज्यों में देखें जो सौर प्रोडक्शन पहले स्थान पर राजस्थान है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। इसका कुछ और पार्ट जोड़ते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स करंट नोट्स है, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी जो लेक्चर है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसमें ऐड करते हैं, संपूर्ण नहीं, कुछ जो शेष पार्ट रहेगा आम बजट, यूपी जो बजट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा, कुछ इसके नोट्स भी उसमें कवर कर लेते हैं। तो ये फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स पहले पार्ट में है, तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इंडिया वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हालांकि ये जो है न्यूज़ है कि दिसंबर 2025 तक ये बन जाएगा, ऐसी आशंका या ऐसी भारत को उम्मीद है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। रिसेंटली इन May 2025 इंडिया हैज़ सरपास जापान टू बिकेम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम, यानी नीति आयोग के जो CEO वर्तमान में कौन है BVR सुब्रमण्यम जी हैं। उन्होंने जो है मई 2025 में कहा कि भारत जो जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इससे पहले कौन सी अर्थव्यवस्था थी, 5वीं थी। इससे पूर्व इंग्लैंड को पछाड़ा था, अब जापान यानी जो है जापान को पछाड़ते हुए वह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। के हाईलाइट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया रिमेन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड इट्स ओनली कंट्री प्रोजेक्टेड टू ग्रो ओवर 6% एनुअल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी इंडिया का देखें तो यहाँ जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज़्यादा प्रत्येक 2 वर्ष, यानी पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर 6% से ज़्यादा का जो है वह GDP है। दिस सस्टेंस ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रेज इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GDP टू USD यानी $5.58 ट्रिलियन, यानी अमेरिकन डॉलर में इतना ट्रिलियन बाई 2028 तक जो है इतना ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एनेबल टू सरपास जर्मनी एंड बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबल, यानी तब वह जो तीसरे स्थान पर जर्मनी है उसको भी सरपास कर जाएगा भारत, ऐसा अनुमान है 2028 तक। और 2025 में किसको सरपास किया, जापान को, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना गया। Currently, only the United States, China and Germany now rank above India in term of economic size यानी आकार के रूप में देखें तो इंडिया से बड़े जो हैं यूनाइटेड स्टेट है, चाइना और जर्मनी हैं। आज पर द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रैल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यानी ये कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अक्सर पूछ देता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। इंडिया नॉमिनल GDP फॉर द फिजिकल ईयर 2026 इज प्रोजेक्टेड टू रीच अप्रोक्सीमेटली, इतना देख सकते हैं, इतना बिलियन डॉलर है, यानी 4187.017 बिलियन डॉलर, स्लाइटली हायर देन जापान एस्टिमेट GDP ऑफ 4186.43, यानी जापान का यह, भारत का यह है, यानी यह आप देख सकते हैं इंडिया नॉमिनल GDP फॉर फिजिकल ईयर के लिए प्रोजेक्ट किया गया, अनुमान व्यक्त किया गया है। Until 2024, India held the position of the 5th largest economy globally.
The IMF further projected that India will continue to be the fastest growing major country over the next 2 years. इन अगले 2 वर्ष तक भी सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जारी रखेगा अपना स्थान. The country economy expected the growth 6.2% इन 2025 में IMF कह रहा है कि 6.2 और 6.3% 2026 में, outpacing both global and regional average में. In comparison, global economic growth forecasting to यानी जो इसमें जो वैश्विक वृद्धि है वो कितना 2025 में 2.8 का है, 2026 में 3% की वैश्विक वृद्धि होगी. लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड को देख सकते हैं. फोर्ब्स डाटा पब्लिश ऑन 6 जून 2025 के साथ देखें तो पहले स्थान पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और इसका जीडीपी देखें जो यूएसए डॉलर में देखें तो यह 30.51 ट्रिलियन डॉलर है अमेरिकी डॉलर के रूप में, और जीडीपी पर कैपिटा करंट प्राइस यूएसडी में देखें तो 89.11 थाउजेंड्स डॉलर है, और चाइना देखें तो 19.23 ट्रिलियन डॉलर के रूप में है इसकी अर्थव्यवस्था का आकार, और यह है 13.69 थाउजेंड्स, यह जो है इसका पर कैपिटा करंट प्राइस के रूप में है, यानी चालू मूल्य पर यह है. तीसरे स्थान पर जर्मनी को देख सकते हैं 4.74 ट्रिलियन डॉलर और इसका जो है 55.91 थाउजेंड है. इंडिया जो है देखें तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर जो आकार है इंडिया का चौथा स्थान पर, और 2.88 थाउजेंड जो है इसका पर कैपिटा करंट प्राइस यूएसडी पर इसकी जीडीपी है. पांचवें स्थान पर देखें जो है तो जापान है और इसका देखें तो जीडीपी जो है 4.19 ट्रिलियन डॉलर और इसका पर कैपिटा जो है 33.96 थाउजेंड है. इसके बाद एक और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं. देखें इंडिया एफडीआई इनफ्लो इन जो फिजिकल ईयर 2024-25 तो देखें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट एफडीआई इनफ्लो हैव सीन ए स्टेडी राइज फ्रॉम यूएस डॉलर 36.05 बिलियन इन देखें फिजिकल ईयर 2020 यानी 2013-14 यूएस डॉलर में इतना आपका प्रोविजनल यह है, और ये देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें प्रोविजनल और फाइनल के रूप में यहाँ पर फाइनल लेवल की यह जो है फिजिकल ईयर के रूप में दिया गया, प्रोविजनल यह चीज़ जानकारी इसमें डाटा के रूप में दिया गया है. दिस सर्विसेज सेक्टर इमर्ज एज द टॉप रिसिपिएंट, जो सर्विस सेवा है वो सबसे ज़्यादा उभरा है किसमें, टॉप रिसिपिएंट प्राप्तिकर्ता के रूप में फॉर एफडीआई इक्विटी इन यानी जो फाइनल ईयर है फिजिकल वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता एफडीआई का रहा है. अट्रैक्टिंग 19% ऑफ द टोटल इनफ्लो, यानी टोटल इनफ्लो का 19% इसने इनफ्लो किया. फॉलोइंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बाद जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो का स्थान है, और यानी फॉलोइंग बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 16% एंड ट्रेडिंग का 8% है. एफडीआई इनटू सर्विसेज सेक्टर रोज बाय, सर्विस सेक्टर में कितना हुआ 40.77% टू यूएसडी 9.35 बिलियन फ्रॉम यूएसडी 6.64 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर. इसमें देख सकते हैं ये इंडिया इज आल्सो बिकमिंग द हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई विच ग्रे 18%, यानी 18% से ये ग्रो कर रहा है. और फिजिकल ईयर क्या है 2024-25 रीचिंग यूएसडी 19.04 बिलियन कंपेयर टू यूएसडी 16.12 बिलियन. यहाँ जानकारी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र एक्यूमुलेट टू द हाईएस्ट शेयर 39% ऑफ टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, यानी सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में. एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कितना परसेंट, 39% टोटल एफडीआई का 2024-25 में. इसके बाद कर्नाटक 13%, दिल्ली का 12% स्थान है. एमंग द सोर्स कंट्रीज, यानी सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है सिंगापुर लेड बाय 30% शेयर फॉलोइंग द मॉरिशस, यानी पहले स्थान पर एफडीआई कहाँ से आया, सिंगापुर से आया है. दूसरे स्थान पर मॉरिशस से 17%, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से 11%. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर आया, महाराष्ट्र में. दूसरे स्थान का, तीसरे स्थान दिल्ली है. और सबसे ज़्यादा आया कहाँ से, सिंगापुर से आया, फिर मॉरिशस से. पहले मॉरिशस पहले स्थान था और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट है. ओवर द लास्ट 11 फाइनेंशियल ईयर यानी 2014-2025 11 वर्ष इंडिया अट्रैक्ट एफडीआई वर्थ इतना अट्रैक्ट किया, रिफ्लेक्टिंग द 143% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस 11 ईयर, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई पिछले 11 वर्ष में, 143% की वृद्धि हुई है. विच यूएसडी डॉलर इतना फ्लो हुआ है. ये सारी जानकारी इसमें दी गई डाटा के रूप में. इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं. तो देखें आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. तो दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 29 मई 2025 को जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की 2024-25 के लिए. मैंडेट अंडर सेक्शन
53 सब आर्टिकल 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। तो के हाईलाइट इसमें क्या है, द साइज ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट इंक्रीज 8.20% रीचिंग बाई 76.25 लाख करोड़ ऑफ मार्च 30 यानी 31 मार्च 2025 तक इतना से इतना हो गया है। टोटल को देख सकते हैं यह है ग्रोथ ऑन द एसेट साइड आप ये आप देख सकते हैं इतना है, जिसमें 52.09% राइज इन गोल्ड होल्डिंग में है, 14.32% इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में, 1.70 राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ये बात इस सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देखें रिटेल डिजिटल पेमेंट इत्यादि को दिया गया है, यानी ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ये दिया गया। करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर रोज बाई 25%, यानी यहाँ फेक इंडियन करेंसी नोट्स के बारे में दिया गया। आरबीआई प्रोजेक्ट इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ, यानी जो आरबीआई का जो है अनुमान है कि जो भारत में जीडीपी की ग्रोथ होगी रियल रूप में 2000 यानी फिजिकल ईयर 2026 में 6.5% से होगी, ड्राइवन बाय राइजिंग कंजप्शन और सभी जानकारी इसमें दी गई है। आरबीआई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑफ रिमेन बिलो 4%, यानी यहाँ जो मुद्रास्फीति होगी 4% से नीचे होगी। इसके बाद ग्रास हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग रोज 11.2% ऑफ GNDI, ये देखा जा सकता है सारी जानकारी। इसके बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है अक्सर एग्जाम पूछता है। तो आरबीआई हैज अनाउंस इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द 6 जून 2025 फॉलोइंग द 55th एडिशन है 55वां इसका मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ओवर 4 से 6 जून 2025 के। इन मेजर पॉलिसी डिसीजन क्या लिया गया, पॉलिसी इसमें एक रेपो रेट, यानी पॉलिसी रेपो रेट का मतलब वो दर होती है जिस पर देखें तो बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं पैसा, रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट हुआ तो जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जब पैसा ऋण के रूप में लेता है तो रिवर्स रेपो रेट उल्टा इसका हो जाता है। तो पॉलिसी रेपो रेट इज बीइंग रिड्यूसिंग टू 50 बेसिस पॉइंट, यानी रेपो रेट में क्या है 50 बेसिस की कमी कर दी गई, यानी अब जो बैंक होगा आरबीआई से ज़्यादा ऋण ले सकते हैं, यानी ज़्यादा तरलता आ जाएगी बेसिस पॉइंट टू 5.50% विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी इसमें कितना कमी की गई 50 बेसिस पॉइंट कमी करके, पहले 6 था तो 5.50, अब ज़्यादा ऋण ले सकते हैं जो कमर्शियल बैंक है। देयर विल बी Constituent adjustment of the standing deposit facility यानी SDF rate under the liquidity adjustment facility LAF to 5.25% and of the marginal standing facility MSF rate and the bank rate 5.75% बैंक रेट ये रखा गया है। और ये आपका MSF है और ये जो आपका इन सारी जानकारी इसमें दी गई देख सकते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ देखें Q4 में यहाँ से दिखाया गया है, ये Q3 में यह था। रियल ग्रास डोमेस्टिक एडेड GVA ग्रो 6.1 Q4 से यहाँ तक दिखाया गया है। Q4 वगैरह सब जानकारी इसमें मेन इसमें जो जानकारी वही थी कि इसमें जो है रेपो रेट में कितना कमी किया करके यहाँ तक कर दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से आप इसको याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट इसमें जो आम बजट और उत्तर प्रदेश बजट या बिहार बजट होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।